नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पिपाड़ सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात कर रही हूँ वो विषय हम पिछले 2 वीडियोस में उसके कुछ भाग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और वो विषय है ऊर्जा उपापचयन का, यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है उसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जिसमें हमने पहले पार्ट में जो है कैलोरीमीटर्स के बारे में बात की थी, ऊर्जा की इकाई के बारे में बात की थी, और दूसरे जो इसका हिस्सा था उसमें हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आधारी उपापचयन दर के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कि शरीर में कुल ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, यानी हमारी जो बॉडी है उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये जो है ये कैसे मालूम चले, या ये किस तरह से कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें विभिन्नता लाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो है कैलोरी की मांग को की आवश्यकता जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है उम्र एवं शारीरिक वृद्धि। उम्र और शारीरिक वृद्धि जो है इसका घनिष्ठ संबंध है आपस में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे लाइफ के जो डिफरेंट फेजेस हैं, लाइफ साइकिल के जो डिफरेंट जो जीवन चक्र के जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में ग्रोथ का जो रेट होता है यानी जो वृद्धि की जो गति होती है वो डिफरेंट होती है, और उसी वृद्धि की गति के अकॉर्डिंगली जो है हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल शैशवावस्था जो है जो 1 से 2 साल की जो अवस्था होती है, तो जब आप जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो एक सामान्य बच्चे का जो वेट होता है वो 3 से 3.5 किलो होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है ये 9 से यानी कि 2 साल के अंदर अंदर जो है ये 9 to 10 kg में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब शारीरिक भार इतना बढ़ गया तो वृद्धि हुई इस ड्यूरेशन में उसको जो है उसकी कैलोरिक जो मांग है यानी जो कितनी ऊर्जा उसको चाहिए होगी उसकी आवश्यकता अपने आप से ही बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। उसके बाद में जब एक ऐसी स्टेज ये जो शैशवावस्था है इसके बाद में एक ऐसी स्टेज आने लगती है बाल्यावस्था में जब आप देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती, यानी उसमें थोड़ी सी स्टेगनेंट हो जाती है, थोड़ा स्थिर हो जाता है। जहां डेवलपमेंट जो है या वृद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है, विकास स्थिर हो जाता है, तो वहां पर जो है फिर जो पैरामीटर्स हैं इस आवश्यकता के, जो ऊर्जा आवश्यकता की, वो लो हो जाते हैं। अब किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इस स्टेज में भी जो है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। प्रौढ़ावस्था जब आ जाती है, प्रौढ़ावस्था में क्या है कि शारीरिक क्रियाशीलता जो है जो इसमें यहाँ पर जो चाहिए हमें कैलोरीज वो डिपेंड करते हैं कि व्यक्ति कितना शारीरिक रूप से कितना क्रियाशील है, उसका किस तरह का व्यवसाय है। जैसे अगर एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जैसे अपने रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहा है 40 साल के बाद में भी, 45 साल की उम्र में भी, तो नेचुरली उसकी जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो अधिक होगी एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि जिसकी लेवल जो है कार्य करने की जो है वो कम है। तो प्रौढ़ावस्था में ये इस चीज पर डिपेंड करता है। और वृद्धावस्था जब आ जाती है तो वृद्धावस्था में क्योंकि अब किसी तरह की कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो गया है, अब व्यक्ति को सिर्फ अपने सामान्य कार्य जो कर रहा है उसके लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी उसकी गतिशीलता भी, वृद्धावस्था में गतिशीलता भी कम हो गई है, BMR भी कम हो गया है और रासायनिक क्रियाएं भी कम हो गई हैं, इसलिए जो है ये ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। तो एक फैक्टर रहा उम्र एवं शारीरिक वृद्धि। दूसरा फैक्टर है शारीरिक क्रियाशीलता, यानी
किसी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रियाशील है, यानी उसकी दिन भर की एक्टिविटी लेवल किस तरह की है। नॉर्मली हम ये जो शारीरिक क्रियाशीलता है इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। कम क्रियाशील, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में सीडेंटरी वर्कर्स कहते हैं। मध्यम क्रियाशील, सीडेंटरी वर्कर्स वो होते हैं या जो कम क्रियाशील, जो कि ऑफिस में 6-8 घंटे बैठकर एक ही जगह बैठकर सब अपना ऑफिस का काम निपटाते हैं, यानी उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत कम है। और फिर आती है ये मध्यम मॉडरेट वर्कर्स। मॉडरेट वर्कर्स में आप ले सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिनका कुछ कार्य बैठने का, कुछ उनको और, जैसे फॉर एग्जांपल जो घर की जो हाउसवाइफ्स होती हैं जो कि अपने हाथ से कुछ काम करती हैं, अपने घर घरेलू जो कार्य होते हैं वो करते हैं, तो उनको हम जैसे है मॉडरेट वर्कर्स में ले सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है अधिक क्रियाशील व्यक्ति, यानी कि हैवी वर्कर्स। हैवी वर्कर्स में आप ले सकते हैं जैसे खानों में काम करने वाले व्यक्ति, मजदूरी करने वाले व्यक्ति, मकान बनाने, कंस्ट्रक्शन के काम में जो रोज कमटे का काम और जो है इस तरह की फावड़ा चलाना और ऐसे काम करना, या गार्डनर्स हैं, या जो जिनको कि मतलब पूरा दिन जो एक्टिव ज्यादा रहते हैं, तो वो जो है वो हैवी क्रियाशीलता में आ जाते हैं। यहाँ जो मैंने आपको नीचे की बताया है ये इनकी कैलोरीज हैं जो कि इनको दिन में एक नॉर्मल इंडियन उसमें जो है आवश्यक होती है। ये जो पहली जो तीनों चीजों में जो फर्स्ट है वो फीमेल्स के लिए है और सेकंड जो है वो मेल्स के लिए। फीमेल और मेल की भी रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने BMR की बात की थी तब आपको बताया था कि जो है फीमेल्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो मेल के एनर्जी रिक्वायरमेंट से कम होती है। अब इसमें क्योंकि उनकी वो बॉडी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अब जैसे इसमें 1875 कैलोरीज सीडेंटरी वर्कर को चाहिए, जो लेडी है, स्त्री है, पुरुष को 2425 चाहिए। ऐसे ही जो मध्यम कार्य करने वाले हैं उनको 2225 स्त्री को चाहिए, 2875 जो है वो पुरुष को चाहिए। और जो हैवी वर्कर्स हैं उन हैवी वर्कर्स में जो है 2925 जो है वो चाहिए स्त्री को और 3800 जो है वो चाहिए पुरुष को। और इसी तरह से जो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी इसमें भिन्न होता है। यानी जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ हल्का फुल्का काम कर रहे हैं तो आपकी जो है कैलोरीज जो है वो जैसे 1 घंटे में आपको उसके लिए मान लीजिए 80 से 110 कैलोरीज की आवश्यकता है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा हल्का वॉक करके आ रहे हैं और अगर आप जिम करके आ रहे हैं, आपने 1 घंटा जिम पे एक्सरसाइज की, तो आपकी जो है वो कैलोरीज की जो आवश्यकता है वो अधिक हो जाती है। तो विभिन्न जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हल्का सिर्फ जो है पोछा लगा रहे हैं या जो है हल्का फुल्का खड़े होकर खाना बना रहे हैं, तो उसमें उसकी कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू कि जिसमें आप जो है सिर पर कुछ सामान लेकर चल रहे हैं या आपको बहुत जो है पानी भरकर आपको बहुत जगह दूर से लेके आना है। और इस तरह की जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उनमें जो है वो अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। और फिर ये जो शारीरिक क्रियाएं जो है इनके लिए 2 चीजें और इफेक्ट करती हैं। एक तो ये है कि कार्य करने की गति क्या है, यानी व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो उसकी जो स्पीड क्या होती है। जैसे कुछ लोग बहुत तेज, बहुत चलकर और बहुत एक्टिवली काम करते हैं, कुछ लोग स्लो वर्कर्स होते हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस होता है। और ऐसे ही जो उम्र और भार से भी प्रभावित होती है, क्या एज है व्यक्ति की और उसका क्या वेट है, ये भी। जैसे अगर बहुत हैवी वर्कर होगा, बहुत हैवी वेट वाला अगर व्यक्ति होगा जिसका वजन बहुत ज्यादा है, तो अपने आप ही नेचुरली उसकी जो है कार्य करने की गति स्लो हो जाएगी और उससे जो है उसका दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये हो गए शारीरिक क्रियाशीलता। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो गर्भावस्था एवं दुग्धावस्था है। यानी जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भावस्था में उसकी जो कैलोरिक मांग होती है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो उसके शरीर में भ्रूण का विकास हो रहा है
और दूसरा उसके अपने नए ऊतक हैं, जैसे अपरा विकसित होती है, जैसे उसका गर्भनाल विकसित हो रही है, जैसे उसके स्तन विकसित हो रहे हैं, और जो है उसके अपने शरीर में भी इतने सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो उसकी वजह से, और भ्रूण जो पूरा विकसित हो रहा है उसके शरीर में, उसके लिए उसकी कैलोरी की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि पर जो है इसमें यानी कि हर दिन जो है वो गर्भावस्था को जितनी गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को जितना उसका सीडेंट्री लेवल है, उस सीडेंट्री लेवल में प्लस 300 कैलोरीज उसको हमें की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, अगर सीडेंट्री ऑफिस जाने वाली स्त्री अगर गर्भवती है तो उसको 1875 प्लस 300 कैलोरीज उसमें ऐड हो जाती है। और जो है ऐसा जो है इसमें कैलकुलेटेड रफ कैलकुलेशंस बताया गया है कि पूरी गर्भावस्था में एक भ्रूण के विकास के लिए जो है एक स्त्री को, जो सामान्य स्त्री को 80,000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है, ये पूरी गर्भावस्था में। इसके अलावा इस 80,000 कैलोरीज तो सिर्फ भ्रूण के लिए है, इसके अलावा उसे अपने जो उसकी बॉडी में जो चीजें जो परिवर्तन आए हैं, उसका अपनी बॉडी की जो लेवल एक्टिविटी लेवल है और उसके वो इसके लिए वो उसका अमाउंट जो है वो अलग है, यानी वो इसमें कैलकुलेटेड इंक्लूडेड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दुग्धावस्था की। अब जैसे जो है प्रसव के बाद में स्त्री जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसा माना जाता है कि 850 ml जो है ये दूध जो है ये प्रतिदिन का स्रावन उसके स्तनों से होता है, और इस दूध के लिए भी उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, और जो है जो दूध पिलाने की जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रक्रिया है उसके लिए भी उसको एडिशनल आवश्यकता होती है। तो पहले यानी फर्स्ट इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी अगर स्त्री के जो बच्चा जो है वो 1 से 6 महीने के बीच का है तो उसको 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा की आवश्यकता है, और 6 to 12 मंथ्स में, क्योंकि 6 to 12 मंथ्स में बच्चा जो है वो बहुत कुछ पूरक आहार के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे सप्लीमेंट्री डाइट्स पर वो जो है उसको लेने लगता है, जैसे हम उसको जूस देने लगते हैं, खिचड़ी देने लगते हैं, बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो है 12 महीने तक के बच्चे को देने लगते हैं, तो उसकी माँ के दूध के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। इसलिए जो है इस स्टेज पर जो है ये इसका क्वांटिटी जो है या इसका जो अमाउंट है कैलोरीज का, इट रिड्यूसेस टू 400 कैलोरीज पर डे एडिशनली, यानी जो यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें अब उसको एडिशनल इतना ही जरूरी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज मानसिक कार्य, यानी कि जो मेंटल एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए फिजिकली हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेंटली भी अगर हमारा काम हो रहा है, तो भी हमारा जो तंत्रिका तंत्र जो है, जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हमारे जो सारे जो नर्व्स और जो सेंसरी जो सिस्टम है वो सारा जो है हर समय कार्य करता रहता है, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर सिर्फ आपका मेंटल ही कार्य आप कर रहे हैं तो भी आपका BMR जो है वो 20% बढ़ता है। इसका मतलब जो है इसके लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया, विच इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन कहा जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको SD स्पेसिफिक डायनामिक का D और एक्शन का SDA कहा जाता है। और जिसको अगर और क्लियर वर्ड्स में अगर कहें तो इसको कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। इसको ये जो चीज है इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो है वो कहीं जॉब करता है और उसको 15,000 रुपए मिलते हैं। 15,000 रुपए में से वो अपना आयकर कटाता है फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए, तो उसकी जो उसकी नेट सैलरी जो है वो उसके पास जो आती है दैट कम्स टू 13,000, यानी कि 2,000 रुपीज जो है वो उसने अपना टैक्स भरा। ठीक है, अब
उसी आधार पर मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम जो आहार हम लेते हैं, जैसे कैलोरीज, प्रोटीन्स और जो इसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो हम लेते हैं, उसका पूरा का पूरा अमाउंट हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो प्रोटीन जो है उसका 92% ही जो है वो आपकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और 8% जो है वो कैलोरीजेनिक इफेक्ट में आएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लेते हैं तो 98% एब्जॉर्ब होते हैं और 2% जो है वो भोजन के पाचन और अवशोषण से संबंधित होता है। और फैट जो है वो 95% आपकी बॉडी कंज्यूम करती है और 5%। कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है, यानी कौन सा, ये 8%, ये 2% और ये जो 5% है, ये सारा जो है ये कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड कहलाता है, क्योंकि ये भोजन के पाचन और अवशोषण, यानी जो एक्टिविटी शरीर में हो रही है, जो पाचन संस्थान जो काम कर रहा है, जिसमें जैसे ऊपर से सलाइवा से लेकर और फिर अंदर डाइजेशन जो है, पेट में जो है वो उसका चर्निंग होना और फिर इंटेस्टाइन्स का काम और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर आपके लिवर का काम, आपका जो है जो कार्य इसका है, जो डिफरेंट जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सबका कार्य करने के लिए जब तक कि भोजन आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो जाता है, एसिमिलेट नहीं हो जाता है, तो वो जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के लिए ये इतना % जो है उसकी आवश्यकता होती है और उसी को हम कहते हैं विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया। यानी ये जो SDA है ये इफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे ऊर्जा की मांग को प्रभावित करता है। और फिर उसके बाद में जो 6 फैक्टर है वो है आधारीय चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसके बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको वापस से रिपीट करना चाहूंगी कि आधारीय चयापचय दर किसी व्यक्ति की वो होती है जिस समय की वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है, उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम से मेंटेन्ड है और उसकी जो उसकी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ही आधारीय चयापचय दर या BMR कहते हैं। तो ये भी जो है ये कब बढ़ता है कब घटता है इसके बारे में हम सब डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अब मैं आपको सिर्फ लास्ट में ये बता रही हूँ कि ये जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है, जिसको हम डेली अलाउंस या दैनिक आवश्यकता जो है, ये इन 4 फैक्टर्स से प्रभावित होती है। ऐच्छिक कार्य, यानी जो कार्य जो हम इच्छा से करते हैं, भागना, दौड़ना, जो है चलना, चढ़ना, उतरना, यानी जो भी जो फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं, जो ऐच्छिक, जो हमारे शरीर बाहर से करता हुआ दिखाई देता है, वो वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। और अनैच्छिक कार्य जो होते हैं जिनको हम इनवॉलंटरी फंक्शंस कहते हैं, जैसे हमारे सांस लेना, हम सांस लेते हैं, जैसे हमारा रक्त संचरण होना बॉडी में, जैसे हमारा डाइजेशन होना, तो ये जो सारे सिस्टम्स जो अंदर काम करते हैं, जो हमारे जिसमें हमारी इच्छा इंक्लूडेड नहीं है, उनको इनवॉलंटरी फंक्शंस कहते हैं। तो ये भी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट को और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए भी एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और फिर पाचन, अवशोषण और चयापचय जो है ये भोजन का, ये भी इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी जो है इस डेली अलाउंस को इफेक्ट करती है। और लास्ट में ये जो मैंने ICMR लिखा है, इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो है आप जब इसको उसमें बुक्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ICMR जो है, एक बार मैं आपको शेयर भी कर दूंगी PDF में, कि ICMR ने हमारे इंडियंस के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमारे इंडियंस के लिए कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है
उस रिक्वायरमेंट को उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है। कैसे डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंगली उसमें कई फैक्टर्स पॉइंट लिए हैं। एक तो स्टेजेस कौन सी है, लाइफ की स्टेज कौन सी है, फिर दूसरा उसमें आपकी क्या एक्टिविटी लेवल है, फिर आपका क्या सेक्स है, फिर आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर प्रेग्नेंट है या अगर दुग्धावस्था में है तो आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसका पूरा चार्ट जो है वो ICMR के द्वारा दिया गया है, जो कि हम इंडियंस की ऊर्जा की आवश्यकता को निर्धारित करता है। धन्यवाद।